हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विधान परिषद के बारे में। देखिए, एक बार मैं आपको पहले ये बता दूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है विधानसभा है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो विधायिका होती है, देखिए कार्यपालिका हमने पढ़ चुके हैं, उसके बाद विधायिका आती है। विधायिका हमारी राज्य स्तर पर होती है और केंद्र के स्तर पर होती है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जी, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य स्तर पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, यानी जो विधानमंडल के अंदर आते हैं तीनों चीज़ें, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो और इससे पहले जो इस चैनल पर जो नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, वो एक बार जो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर, तो जो मैंने पिछली वीडियो पढ़ा चुका हूँ आप, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यपाल हो गया और राष्ट्रपति जी, जो मोस्टली वीडियो मैंने करा चुका हूँ, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। और या आप यहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हमारा क्या है, विधानसभा। आप सब लोग जानते होंगे विधानसभा चुनाव होते हैं। एक आप कोई भी चीज़ पढ़िए, आप एक प्रैक्टिकली देखिए इस चीज़ को। विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो आप देखा होगा जो मुख्यमंत्री वगैरह उससे बनते हैं, जो एमएलए होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, विधायक बनते हैं वो विधानसभा से बनते हैं, ठीक है ना। और जो सांसद बनते हैं वो हमारे जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें बनते हैं। तो देखिए, हमने विधानमंडल में देखिए राज्यपाल पढ़ चुके हैं। राज्यपाल का जो पद होता है अनुच्छेद 152 के तहत होता है। और जो विधानमंडल है, जो पूरा विधानमंडल जिसके अंदर राज्यपाल, विधान परिषद और जो विधानसभा आती है, जो पूरा ही आर्टिकल 168 के तहत है विधानमंडल। और विधान परिषद आर्टिकल 169 के तहत होता है और विधानसभा आर्टिकल 170 का तहत होता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक तो यह है विधानसभा। तो हमारा ये अनुच्छेद 170, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 170 में हमारा विधानसभा आता है। तो हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो विधानसभा होती क्या है। देखिए, विधानसभा देखिए विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो था हमारा वो स्थायी सदन था, और जो विधानसभा ये हमारा अस्थायी सदन होता है। और दूसरी बात, जो विधान परिषद था वो हमारा, उसमें देखो जो उसकी चुनाव की नीति थी, प्रत्यक्ष भी थी और अप्रत्यक्ष, मनोनय और स्टूडेंट द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, उसमें कई सारे मतलब विभिन्न प्रकार से चुनाव की नीति थी बस। और विधानसभा ये ऐसा है जो सिर्फ जनता के द्वारा ही इसके वोट होते हैं। जैसे कि यानी ये इसे आप लोकप्रिय सदन भी बोल सकते हो, या जनता का सदन भी बोल सकते हो, या आप इसे प्रत्यक्ष चुनाव भी बोल सकते हैं। यानी ये सब हैं, बोल सकते भी हैं और एक डेफिनेट है, कन्फर्म यही है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया था जैसे आपको, जो विधानसभा हमारा अस्थायी सदन होता है, इसे हम लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। यहाँ मेरा पॉइंट भी पीपीटी है पूरा, आप यहाँ से एक बार जैसे नोट करते रहिए सब चीज़ों को, ठीक है ना। और सबसे जो अहम बात है, देखिए जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, हर राज्य में एक अलग विधानसभा होती है, आपको पता ही होगा ये। यानी हर राज्य में विधानसभा से मतलब जो हर राज्य का अलग राज्यपाल होते हैं, और उस हर राज्य के अलग ही मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि जब जो अब जो चल रहा है जो विधानसभा में, कि जो आपकी जब जनसंख्या 1971 में एक जनगणना हुई, जनगणना से तात्पर्य सेंसस हुई थी 1971 में। तो उस समय 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, यानी जो संविधान संशोधन था, यानी 84वें संविधान संशोधन के तहत ये फिक्स किया गया था कि 2026 तक वो लोकसभा से या राज्यसभा से इसकी जो सीटों की संख्या फिक्स रहेगी। 2026 तक लोकसभा या विधानसभा की जो सीटों की संख्या 2026 तक एकदम फिक्स है, इसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता। 2026 के बाद जो भी होगा संशोधन वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल में तो हमारा यही है। तो आप यहाँ सब देखिए, यानी 84वें संविधान संशोधन के तहत
1971 में 71 में ये संशोधन हुआ कि 2026 तक विधानसभा की सीटों की संख्या जितनी जो राज्य की उस समय संख्या थी, उस समय यानी 1971 में जिन जिन राज्यों की जितनी जनसंख्या थी कि उसी के हिसाब से ही उस राज्य की उस विधानसभा की सीटें तय हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1971 में कोई भी मान लो आपका उत्तर प्रदेश राज्य था, कोई भी राज्य मान लो आप उत्तर प्रदेश मान लो, हरियाणा मान लो, कोई भी राज्य से ही 1971 में जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के हिसाब से उसकी विधानसभा सीटें चुनी गई थी और ये 2026 तक फिक्स है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि जो विधानसभा और जो लोकसभा की सीटों की संख्या कब तक के लिए फिक्स कर दी गई है, 2026 तक के लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और यहाँ से हमारा पॉइंट देखने को मिलता है कि जो जो विधानसभा होती है, विधानसभा में गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है। विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए हर राज्य की एक अलग विधानसभा होती है। अब आप कोई राज्य तो बहुत बड़ा है और कोई राज्य बहुत छोटा है, किसी राज्य में तो सीटें पूरी हैं और किसी राज्य में जो न्यूनतम सीटें उससे भी सीटें कम हैं। जैसे अब हम देख लें, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 है। कितनी है? 500। और जो न्यूनतम सीटों की संख्या है यानी अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 60 होनी चाहिए, यानी इतने सदस्य होने चाहिए। यानी विधानसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या यानी सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों की संख्या। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ राज्य हैं जिनमें सीटें 60 से भी कम हैं। जैसे गोवा मान लीजिए, गोवा तो बहुत छोटा ही राज्य है, उसमें तो सीटें बहुत ही कम हैं। मैं आपको तो यहाँ मेरे पॉइंट भी मेरे से कर रखे हैं, आप यहाँ से पॉइंट को यहाँ से देख लीजिए। कुछ अपवाद हैं, एक गोवा हो गया आपका, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। अब बताइए ये 60 से भी कम है यहाँ पर। तो कुछ कंडीशन के हिसाब से कुछ अपवाद हैं, वो भी हमको देखने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से बहुत सीटें हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर हम बात करें कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा एरिया है, जनसंख्या तो हमारे उत्तर प्रदेश में होगी, मैंने मान लिया, ठीक है, हाँ है, कन्फर्म है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बनता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि जो आपके एरिया क्या है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत में। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, यानी किस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं इस पर बात नहीं कर रहा ज़्यादा, ठीक है ना। अब हम देखिए बात करते हैं कुछ हमारे जो केंद्र शासित राज्य भी हैं, उसमें भी कुछ सीटें वगैरह हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली में जो अभी सरकार बनी है केजरीवाल जी की, तो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपका दिल्ली विधानसभा हो गई और पुदुचेरी विधानसभा हो गई। देखो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है, और पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं। आपको यहाँ से पॉइंटों को मेंशन कर लीजिए, अच्छे पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन बनता ही है और नहीं बनता है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमको आमतौर पर आनी चाहिए, हर भारतीय नागरिक को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आए दिन मतलब हर 5 साल बाद आपको विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये सब चुनाव आपको देखने को मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब विधानसभा चुनाव की क्या नीति है। देखिए विधानसभा जो चुनाव होता है आपका प्रत्यक्ष रूप से होता है, मैं आपको पिछले पॉइंट में वैसे बता भी चुका हूँ, और जनता के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसे हम जनता का सदन बोलते हैं और प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ ये भी देखने को मिलती है कि सर कि जो विधानसभा में और लोकसभा में भी SC ST और रेंगुलर इंडियन की जो सीटें हैं रिजर्व हैं। ये इसलिए किया गया था, देखिए मैं आपको बता दूं, जब संविधान बन रहा था उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो मतलब
कुछ ऐसे वर्ग जो SC ST वर्ग के लोग थे उनको विशेष प्रावधान दिए थे, क्योंकि वो उस समय उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनको ये सब चीज़ें इसलिए दी कि वो भी एक अपने सामने आ चुके हैं और अपने लिए अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो उनको कुछ उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, उन्हें कोई नहीं ले सकता। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान विशेष रूप से दिए हैं लोकसभा में और विधानसभा में। तो अब देखिए लोकसभा में हमारी क्या सीटें थी, लोकसभा में हमारी सीटें थी, SC की सीटें 84 थी, SC की सीटें 84 थी और SC की 47 थी। लोकसभा के चुनाव में SC की 84 और SC की 84 और SC की 84 और SC की 47। लेकिन लोकसभा में तो फिक्स इसलिए थी क्योंकि वहाँ की तो जो सीटें थी, लोकसभा एक ही होती है तो उसमें सब सीटें फिक्स थी। लेकिन जो राज्य हैं, जो राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा देखिए किसी राज्य की जनसंख्या कम है, किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या के हिसाब से सीटें तय हैं विधानसभा में। ठीक है, आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। राज्यों में जो विधानसभा में जो आरक्षण है SC ST वालों के लिए, वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से ही फिक्स है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद 332 के तहत SC ST को आरक्षण दिया गया है विधानसभा में। अब बात करें हम एंग्लो इंडियन जो मछुआरे वगैरह होते हैं, एंग्लो इंडियन को 1 सीट मनोनीत है, और लोकसभा में बात करें तो 2 सीट मनोनीत हैं, और राज्यसभा उसमें विधानसभा में 1 सीट मनोनीत है उनको एंग्लो इंडियन को। यहाँ से आपकी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम चलिए बात करते हैं आगे। वही के इनका जो कार्यकाल कितना होता है आपको पता ही होगा। जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, जो मंत्री परिषद वगैरह होते हैं, इनका जो कार्यकाल मोस्टली 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है ना। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। बस लेकिन एक दुविधा भी है यहाँ पर दुविधा इस बात की है, कोई मुख्यमंत्री है, अगर उस मुख्यमंत्री की पार्टी भंग हो जाती है, यानी उसका जो बहुमत था वो अपना बहुमत खो देते हैं, तो उनकी जो सरकार गिर सकती है। मुख्यमंत्री की जो यानी आप विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। अगर किससे? पार्टी की वजह से। पार्टी में जो विधायक वगैरह किसी दूसरी पार्टी में जाके या दूसरी पार्टी वालों ने खरीद लिया, कैसे कुछ भी कर लिया। आप मूवियों में देखा ही होगा आजकल तो मिलता है कि उस पार्टी के विधायकों को उसने खरीद लिया, ये सब चीज़ें। तो वो सब सेम है, सब चीज़ें सेम है यहाँ पर भी। तो ऐसा पार्टी की वजह से मतलब राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। जब पार्टी जैसे राज्यसभा को भंग किया जाता है, जब उस समय फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर राष्ट्रपति की देखरेख में उस विधानसभा का कार्यकाल चलता रहता है, और उस समय जो विशेष प्रावधान मिलते हैं, तो जो विशेष जो रूप से जो वहाँ के फिर मेन आदमी कौन जो होता है, राज्यपाल थे, फिर राज्यपाल के अंतर्गत वो सब कार्य वो फिर वहाँ के वास्तविक हेड हो जाते हैं। वैसे आपको पता होगा राज्यपाल जो होते हैं नामात्र हेड होते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो राज्यपाल होते हैं वो वहाँ के वास्तविक हेड बन जाते हैं। नामात्र हेड से वो वास्तविक हेड बन जाते हैं कब? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब। पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। लाइक तो बनता ही बनता है, अच्छी लगे तो, नहीं है तो फिर तो जो चल रहा है ऐसे चल ही रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं योग्यता पर। जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, माइंड से ठीक हो, यानी पागल ना हो। ठीक है ना। यानी पागल वगैरह ना, यानी माइंड से एकदम सुरक्षित हो। और दूसरी बात करते हैं उम्र की, यानी 25 ईयर पूरी कर चुके हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप एक बार केंद्र उसमें सेंटर में आ जाइए, फिर आप राज्य में आ जाइए। तो सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति की 35 साल होती है, राष्ट्रपति की 35 साल, जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी 30 साल, जो लोकसभा में 25 साल। सेम है, सेम राज्यों में आ जाइए। राज्यपाल की 35 और विधान परिषद की 30 और जो विधानसभा जो होती है उसकी 25 साल। तो यहाँ पर भी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या मुख्यमंत्री को कोई भी मान लो मुख्यमंत्री सदस्य ही होते हैं, तो उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए, और जो दूसरा पॉइंट है आप यहाँ से देखिए, जो विधानसभा मान लीजिए आप
या लोकसभा मान लीजिए, तो इसमें जो अध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह जो उपाध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो ये जो अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंप देते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है आपका। यानी विधान परिषद मान लो, आप विधानसभा मान लो, तो देखो विधान परिषद की 6 वर्ष होती है, विधान परिषद की 6 वर्ष होती है और विधानसभा की 5 वर्ष जो कार्यकाल अवधि है, ठीक है ना। लेकिन जो विधान परिषद के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे देते हैं, मैंने को यहाँ मेंशन कर रखा है, वो ये उल्टा सामने बना दिया, वो ये रहा, यानी ये इनको देते हैं और ये इनको देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको बताऊँगा, वो सत्र, एक पॉइंट यहाँ से आपका सत्रावसान, विघटन और गढ़पूर्ति यानी कोरम। तो यहाँ पे सत्र का मतलब है भंग करना, यानी उसे भंग करना। सत्रावसान यानी बैठक के बीच का समय, विघटन यानी दोबारा चुनाव कराना, गढ़पूर्ति यानी कोरम यानी कोई हमारा सत्र चल रहा है उसे हमने भंग कर दिया। भंग करना यानी सत्र यानी भंग करना, सत्रावस्था यानी बैठक के बीच का जो समय होता है हमारा, जो विघटन यानी जो हमारा जो सत्र चल रहा था वो उस समय जो हमारा भंग हो गया उसके द्वारा चुनाव कराना। गढ़पूर्ति यानी कोरम, तो वही मैं बता भी चुका हूँ आपको। कोरम से मतलब ये है कि जो मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर सुनिए एग्जाम्पल देखिए। मान लो उत्तर प्रदेश में 400 सीटें, सपोज डेट, अजूम 403 है, 400 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक ना। मान लो 400 सीटें हैं, अगर 400 सीटों का 1/10, 400 सीटों के जो सदस्य, 400 सीटों का 1/10 सदस्य अगर विधानसभा में आते हैं तो उनकी बैठक मान्य होगी, अदरवाइज उनकी बैठक को मान्य नहीं माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। जैसे कि आप मान लो आपके 400 हैं, कितने आपके 400 हैं, ये इसका 1/10 यानी 1/10 इसमें डिवाइड दे दो, तो 0 से 0 काट दो, यानी 40 सदस्य आपके अगर आते हैं विधानसभा में तो आपकी जो सदस्य, आपकी जो बैठक है, आपकी पार्टी की बैठक मान्य होगी। अदरवाइज इतने नहीं आते हैं तो आपकी पार्टी की बैठक मान्य नहीं होगी। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एनी डाउट? कोरम से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-3 पॉइंट और रह गए, मैंने बता दूँ आपको। देखिए यहाँ से एक पॉइंट है, कोई भी मान लो कोई भी बिल या विधेयक धीरे धीरे पास होगा, ऐसा नहीं कि जल्दी कर दो, मतलब ऐसा काम नियम से होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका यहाँ से भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मंत्रिपरिषद होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक अगर जब भी पास करना हो तो हमें जो धन विधेयक होता है हमारा, जो धन विधेयक का पेश करना हमेशा विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा से फिर वो विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद में 14 दिन का समय होता है और 14 दिन में पास होगा तो ठीक है, नहीं स्वतः ही पारित हो जाता है। यहाँ से आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो गढ़पूर्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखते रहिए, पढ़ते रहो और देश के लिए कुछ करते रहो। आज विधानसभा से हमारा इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में अच्छा आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा ना, तो अगर पढ़ने में कुछ आपको लग रहा होगा हाँ चीज़ें बढ़िया हैं, तो मैं लाइक तो नहीं रुकना चाहिए। एक पॉजिटिव हमको भी मिलता है कि हाँ बच्चे को कुछ अच्छा क्लियर हो रहा है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।